स्वागत किया जाए बग्गा साहब का। बग्गा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछले हफ्ते जब आपसे मुलाकात हुई थी, आपने कहा भी था ये भले ही 1100 पॉइंट घटे हों, हो जाएंगे ठीक, चिंता मत करिए, 1-2 दिन की बात है, वापस से ट्रैक पर आएंगे। कान पकड़ के ट्रैक पे आ भी गए हैं वापस से। अमेरिका में अच्छी तेजी बनी है शुक्रवार को। जरा हालचाल बताइए और डायरेक्शन भी सर। जी अनिल जी, देखें तो एक अच्छी चीज जो हुई फ्राइडे को कि फेड का पसंदीदा इन्फ्लेशन इंडेक्स है, पीसीई इंडेक्स इसको कहते हैं, वो अनुमान से कम आया। तो उससे काफी मार्केट्स को एनकरेजमेंट मिला और अमेरिकन मार्केट हमने देखा डाउ लगभग 500 पॉइंट बढ़ा। और ओवरऑल पिछले हफ्ते जरूर अमेरिकन मार्केट 2% डाउन थे, यूरोपियन मार्केट 2% डाउन थे, भारतीय मार्केट 4% से ज्यादा गिर के 2 साल का वर्स्ट परफॉर्मेंस दिया। तो हमें जो उम्मीद थी कि एक सेंटा क्लॉज रैली आनी चाहिए मार्केट्स में, वो थोड़ी पोस्टपोन हो गई भारत में। बट अमेरिका में जिस तरह से रुझान आए, उससे आज एशियाई बाजारों को भी सहारा मिला है और हमारा भी अच्छा ओपनिंग हुआ है। अब ये देखना है फॉलो ऑन बाइंग अगर आती है मार्केट में। बट अमेरिका में हमें दो राहत के संकेत मिले। एक तो ये जो पीसीई इंडेक्स, जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है, वो कम आया अनुमान से, तो उससे बढ़ जाती है प्रोबेबिलिटी के मार्च तक एक और रेट कट आना चाहिए। दूसरा, जो इनका हर 2-3 महीने में लड़ाई शुरू हो जाती है डेट सीलिंग को लेके, सरकारी खर्चा करने में। और प्रॉब्लम यही है कि पूरा दुनिया जानती है कि ये खेल तमाशा होगा और आखिरी वक्त पे ये साइन कर देंगे, बट ये बिल्कुल एज तक ले जाते हैं। तो अगर ये पारित नहीं होता तो फ्राइडे से गवर्नमेंट शटडाउन शुरू हो जानी थी और ट्रंप की एक हार भी हुई। तो ये देखिए अमेरिकन पॉलिटिक्स कितनी इंटरेस्टिंग है कि उनके पार्लियामेंट में, उनकी लोकसभा में ट्रंप हारे, एक बिल पारित नहीं कर पाए और उससे भी कोई असर नहीं हुआ। फिर से वो चालू हो गए, अगले दिन पारित करवा लिया। और ये राहत की एक और खुशखबरी रही, मैं कहूँगा मार्केट्स के लिए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है स्ट्रॉन्ग डॉलर और यूएस के बॉन्ड यील्ड्स जो बढ़ते जा रहे हैं। वो जब तक 10 साल का पेपर 4.3 4.2 तक नहीं आता, तब तक आपके लिए एफआईज के लिए आपके लिए प्रॉब्लम है। और 2 साल का पेपर 4.3 चल रहा है। तो मनी मार्केट में अगर आपको 4-4.5% मिल रहे हैं अमेरिका में, तो अनलेस आपको इमर्जिंग मार्केट्स में 15-20% की बढ़ोतरी देखें, कोई आने को तैयार नहीं है। वो उसको रिस्क फ्री मिल रहा है, साथ में करेंसी डिप्रिसिएशन 3 से 5% लगा लीजिए, तो आपको 10% का तो जोखिम लेके आना है इमर्जिंग मार्केट में। तो प्रॉब्लम ये चल रही है दुनिया भर के लिए, स्ट्रॉन्ग डॉलर और साथ में यूएस बॉन्ड यील्ड्स जो बढ़े हुए हैं। ये जब रेट गिरेंगे तभी इसमें राहत आएगी। अभी उसका थोड़ा सा क्लाउडी है फोरकास्ट, इसलिए हम देख रहे हैं इमर्जिंग मार्केट से आउटफ्लोज हो रहे हैं और सारे इमर्जिंग मार्केट्स पे ये प्रॉब्लम आई है भारत को मिला के। अब फैक्टर आ जाएगा बजट का, बट ये जो पॉपकॉर्न किया जीएसटी ने, जी उससे थोड़ी मायूसी जरूर हो गई। सर, हर बार तो इतना हल्ला होता है, हंगामा होता है, लंबा खींचता है, शटडाउन हो रहा है, शटडाउन हो रहा है, इस बार पता ही नहीं चला कब शटडाउन की डेट आई, कब चुपचाप निकल गया, आराम से काम हो गया, ऐसा क्यों? अनिल जी, क्या था कि जनवरी तक इन्होंने टाइम लिया हुआ था, बट उसमें एक सीलिंग थी $36 ट्रिलियन की, वो सीलिंग क्रॉस हो गई। तो वो थोड़ा सरप्राइजिंग था। दूसरा, ट्रंप अभी ऑफिस में नहीं है और नए जो आने हैं सारे कांग्रेस, उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेटर्स चुन के, उनको अभी शपथ ग्रहण होना है। तो ये पुराना रेजिम चल रहा था और आप देखें तो बाइडन ने इसको साइन किया है फाइनली। तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में खींचातानी थी। ट्रंप कह रहे थे कि आप डेट सीलिंग हटा दो, जो कि एक बहुत प्रैग्मेटिक मूव है, क्योंकि ये फॉल्स सीलिंग है। आपको भी पता है कि 1.5-2 ट्रिलियन डॉलर आपको हर साल बोरो करना है। आप खर्चा करते हैं 6.25 ट्रिलियन डॉलर और आपकी आमदनी है 4.25 ट्रिलियन डॉलर। तो ये तो पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका बोरो करने आएगा। तो ये डेट सीलिंग का कोई महत्व नहीं रहता, उल्टा ये मार्केट्स को हर 3 महीने 6 महीने में, क्योंकि उनके लोकसभा को इसको पारित करना पड़ता है,
तो हर 3 महीने 6 महीने मार्केट्स विचलित हो जाते हैं। तो ट्रम्प का कहना सही था, बट वो जुटा नहीं पाए इतने वोट। 35 रिपब्लिकन्स ने भी ट्रम्प के अगेंस्ट वोट कर दिया। तो 235 बनाम 178 के सीटों से हारे जो पहला वोटिंग हुआ। फिर दूसरे वोटिंग में एक मिला जुला साझा एग्रीमेंट किया कि चलो सरकार तो चलने दो, और मार्च तक अब मिला है टाइम। तो ये इसमें आप देखेंगे अगले फरवरी मार्च में फिर से नेगोशिएशन शुरू हो जाएंगे। ट्रम्प कह रहे हैं ये डेट सीलिंग हटा दो क्योंकि खर्चा तो हम करने ही वाले हैं। और रिपब्लिकन के जो कंजर्वेटिव्स हैं वो कह रहे हैं नहीं, थोड़ा अंकुश होना चाहिए। ये कांग्रेस से आप पावर एग्जीक्यूटिव में डाल रहे हैं, ये डेट सीलिंग हटा के, इतनी जल्दी हम इसको नहीं होने देंगे। तो थोड़ी कश्मकश आएगी अनिल जी मार्च के दौरान। एफआईएस के इस रुझान पे एक बार बग्गा साहब से भी राय ली जाए। बग्गा साहब तो बड़ी गहरी पल्स और पकड़ रखते भी हैं इन सारे डेटा में। एक तो बग्गा साहब दो तरीके से, एक तो मैक्रो लेवल पर क्यों बेचे जा रहे हैं अभी भी, ऐसी क्या तकलीफ, क्या इनके पेट में दर्द क्यों है, और दूसरा ये कि क्या ये सोचना ठीक है कि जहाँ एफआईएस की बाइंग होती है वहाँ वो स्टॉक सेक्टर्स चल जाते हैं, जहाँ बिकवाली होती है वो थोड़े दब जाते हैं, ऐसा सोचना मानना ठीक है सर? अब थोड़ा बहुत ठीक किया अनिल जी, क्योंकि आप अगर पूरा डायमेंशन करें, डीआईएस कितना खरीदते हैं, 5 लाख करोड़ तक खरीदते हैं पूरे साल में। पिछले साल 5,40,000 करोड़ खरीदे थे, इस साल अभी तक 5,09,000 करोड़ खरीद चुके हैं। तो ये म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पेंशन, ईपीएफओ, ये सब मिला के इतना होता है। उसके सामने प्रॉब्लम क्या आई है कि पिछले साल भी 2,40,000 करोड़ बेच के गए थे एफआईस, और इस साल भी 2,36,000 करोड़ बेच गए हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि ऑन द मार्जिन ये जो 2 लाख करोड़ का आंकड़ा आ रहा है, ये उस टाइम पे मार्केट को डिप्रेस कर देता है उन स्टॉक्स में, स्पेशली जहां एफआईस बेचते हैं। ओवरऑल अगर देखें, जो 16-17% हमारा ओनरशिप है एफआईस के द्वारा, आप ले लीजिए 800-900 बिलियन का हो गया। उसमें से अगर 2-3% साल में निकल भी रहा है तो इतनी बड़ी बात नहीं है, मार्केट मूविंग नहीं होना चाहिए। बट हमारा इम्पैक्ट कॉस्ट जरूर हाई है। क्यों प्रॉब्लम क्या है हमारा कि प्रमोटर्स जो शेयर होल्डिंग है वो काफी बड़ी है, सरकारी शेयर होल्डिंग काफी बड़ी है, और निजी प्रमोटर्स दोनों की। तो वो माल आता नहीं है, जो आपका ओवरऑल मार्केट का डेप्थ है वो इतना नहीं रहता है। इम्पैक्ट कॉस्ट काफी आ जाता है, कोई भी ऐसे बिकवाली करने आता है। और डीआईआईस खरीदते रहते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और साथ में एग्जिट भी दे रहे हैं। एफआईएस को एग्जिट मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि दरवाजे बंद हो जाते हैं। 2008 में बेचना मुश्किल होता इस माहौल का, इतने अमाउंट का, 2 लाख करोड़ का। मार्केट भी बहुत बढ़ गया है, ये भी कहना पड़ेगा। 20-21 हजार का मार्केट अब 80,000 का हो गया है सेंसेक्स। तो मार्केट भी 4 गुना जरूर बढ़ गया है। बट फिर भी ये 2 लाख करोड़ का आंकड़ा अनिल जी काफी अहम रहता है, और इसी का इम्पैक्ट हम देखते हैं मार्केट्स पे। अगर ये टर्न होता है, और ये टर्न होगा, जैसे मैं कह रहा हूँ 4.2 4.3, जब 10 साल का पेपर आना शुरू करेगा, फिर उससे नीचे गिरेगा। जब बॉन्ड यील्ड्स इतने हाई नहीं रहते अमेरिका में, आपको मनी मार्केट फंड में रिस्क फ्री 4.5-5% डॉलर टर्म में नहीं मिल रहे, और साथ में अगर, तो वो ये जापानी पैसा क्या कर रहा है, जाके अमेरिका में डाल रहा है सारा पैसा, सऊदी पैसा अमेरिका में डाल रहा है, क्योंकि डॉलर टर्म्स में 5% मिल रहे हैं, आपकी करेंसी में आपको 7-8%, 9% का रिटर्न मिल रहा है, वर्चुअली रिस्क फ्री। तो आप क्यों जाके किसी इक्विटी मार्केट में डालेंगे, और वो भी भारत मार्केट जहां वैल्यूएशंस हाई है, ग्रोथ है, बट इकोनॉमी में थोड़ा सा हम देख रहे हैं ग्रोथ स्लो डाउन, और कॉर्पोरेट अर्निंग्स इतने तेज नहीं है। तो प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है हमारे मार्केट के लिए, कि या तो डॉलर की जो रिटर्न्स हैं वो कम हो, वो आता है जब फेड रेट काटता है, या तो फिर हमारे रिटर्न्स बहुत उम्दा दिखें कि 20% हमारी अर्निंग्स ग्रोथ है, तो वो वाले सेक्टर्स और वो वाले स्टॉक पिक किए जा रहे हैं जहां रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है और अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा दिख रहा है। एफआईज वहां पे शिफ्ट कर रहे हैं कि वहां पे हमें इनफ रिटर्न मिल रहा है पैसा बनाने के लिए। तो ये बहुत मैं टॉप डाउन व्यू दे रहा हूँ। हर तरह के एफआईस हैं, सॉवरेन एफआईस हैं जो हमेशा बने रहते हैं, पेंशन फंड्स हैं जो लंबी अवधि के लिए आते हैं, हेज फंड्स हैं
जो लॉन्ग शॉर्ट करते हैं, अभी शॉर्ट्स भी इतने बड़े हुए हुए हैं। अब शॉर्ट्स का जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं अनिल जी, 3 लाख 3.5 लाख पे आप कह सकते हैं कि बेयरिश सेंटिमेंट एफआईज का टॉप हो गया। ये 1,40,000 पे बैठे, तो अभी है थोड़ी और देर। प्रॉब्लम यही है कि इंडेक्स लेवल पे अभी भी और थोड़ा नुकसान होना है जब ये एफआईज का पलट होगा। उसके लिए चाहिए उनको जल्दी करने के लिए काउंटर साइक्लिकल मेजर चाहिए होता है, या मॉनेटरी पॉलिसी करे या फिस्कल करे, दोनों नहीं है। हम बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं अभी, प्रॉब्लम यही हो गई है। वो भी बड़े हुए जीएसटी वाला सर। सर आप तो नहीं खाते ना वो कैरामेल वाले मीठे वाले, आप तो नहीं, सोल्टेड ही खाते होंगे। मैं एनालिसिस कर रहा था अनिल जी, क्योंकि अगर आपकी फाइनेंस मिनिस्टर, जिनका बहुत बड़ा काम है, देश का सबसे उम्दा काम है, अगर वो पॉपकॉर्न पे 5-6 मिनट बोलती है, देश का कितना नुकसान हो रहा है। 1700 करोड़ का पॉपकॉर्न बिकता है भारत में, बस मैक्सिमम आप 300 करोड़ कमा सकते हैं। 22 लाख करोड़ आपका जीएसटी है, 0.13% की आप बात कर रहे हैं, और आप पॉपकॉर्न को लेके आ रहे हैं जीएसटी काउंसिल में। मतलब चल क्या रहा है देश में? कोई हम्म। बात नहीं कर रहा है भाई, नौकरियां बढ़ाओ। रेट कट करना चाहिए था आरबीआई को 2 महीने पहले, ऑलरेडी हम लेट हो गए। करेक्ट। फिस्कल स्पेंडिंग आप नहीं कर रहे, 40-40 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट अनाउंस करो आके। 11 लाख करोड़ जो खर्चा करना था वो खर्चा करो, टैक्स काटो लोगों का, जीएसटी में राहत दो। वो कोई नहीं बात कर रहा, हम पॉपकॉर्न की बात कर रहे हैं। तो इसमें फिर विदेशी निवेशक को हम कैसे कर सकते हैं कंप्लेन अनिल जी? तो बग्गा साहब आज दो बड़ी इवेंट है जिस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। एक तो यूके ब्रिटेन के जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं, और दूसरा अमेरिका में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डेटा आएंगे दिसंबर महीने के। कुछ खास इंपॉर्टेंट है या इग्नोर कर दें इनको? इग्नोर, इग्नोर टोटली। इन्फ्लेशन बढ़ी अनिल जी, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रेट नहीं काटा, उनका ओवरऑल जीडीपी घट ही रहा है, और प्रॉब्लम है बजट को बैलेंस करने में। और नई लेबर सरकार जो आई है, उसकी नीतियों से फिस्कल डेफिसिट और बढ़ रहा है। और साथ में जो उन्होंने अपना खुद सर ओखली में डाल दिया और ब्रेक्सिट कर दिया, उसका बहुत बड़ा खामियाजा उनको फाइनेंशियल सर्विसेज में भी पड़ रहा है। लिस्टिंग जो है लंदन स्टॉक एक्सचेंज में घटी है। ओवरऑल जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो पेरिस और फ्रैंकफर्ट वगैरह में विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो यूके के जीडीपी का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है मार्केट्स पे। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है वो इसमें एक चीज आपको बता दो, अगर आप पार्टीजन लाइंस में देखते हैं तो ट्रंप की विक्ट्री के बाद रिपब्लिकन कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और डेमोक्रेट कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस घट गया है। तो इसका भी कोई ज्यादा अहमियत नहीं है मार्केट्स की चाल पर। अहम ये रहेगा कि फेड कब रेट कट करता है, और हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरबीआई कब रेट कट करता है। वो बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि हमारा इकोनॉमी में स्लो डाउन दिख रहा है, कंजम्पशन में स्लो डाउन दिख रहा है, और अनलेस आप अच्छे अर्निंग्स ग्रोथ ऑफर करेंगे, विदेशी निवेशक नहीं आएंगे आपके देश में। तो वो बहुत जरूरी हो जाता है। इंग्लैंड अब एक छोटी इकोनॉमी है, इतना इम्पैक्ट नहीं है, और यूएस कंज्यूमर का इम्पैक्ट जरूर रहता है, बहुत ट्रांजिएंट इम्पैक्ट है। बड़ी बात क्या है अनिल जी, अगले साल अमेरिकन अर्निंग्स ग्रोथ S&P 500 की 15 से 17% की ग्रोथ दिख रही है अगले साल। तो ये कायम रहे मार्केट, वो ग्लोबल मार्केट्स में और स्पेशली रिस्क ऑन रहने में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। पिछले हफ्ते हमने देखा अमेरिकन मार्केट गिरा, और हम कहते हैं क्रिप्टो वगैरह नॉन कोरिलेटेड है, फिएट करेंसी के अगेंस्ट है, सरकारों के एक्सेसेस के अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसी है। बट क्रिप्टो करेंसी कितनी जबरदस्त गिरी, बिटकॉइन 7% गिर गया, सारे कॉइन्स मिलके 10% नीचे आ गए। तो इस तरह का वॉलेटिलिटी, सोना चांदी जो एक्चुअली सेफ हेवन होना चाहिए, उसमें हमने देखा गिरावट आई। एक तो डॉलर स्ट्रांग होने के कारण आई, दूसरा हमने देखा कि कहीं और से आपका प्रॉफिट बन रहा है, वहां से आप पैसा निकाल लेते हैं, या जो एक रिस्क प्रीमियम बैठा हुआ था सोने और चांदी में, वो निकल के आ गया बाहर जब रिस्क ऑफ हुआ। तो रिस्क ऑफ आता है तो सब कुछ गिरता है, वो प्रॉब्लम है हमारे साथ। तो जब रिस्क ऑन है विदेशों में, तब अगर आपने बेनिफिट नहीं लिया, तो जब रिस्क ऑफ आएगा वैसे भी आपको नुकसान होना है। ये टाइम था अच्छा
कि हम फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी से अपनी इकोनॉमी को और तेज बढ़ाएं ताकि विदेशी निवेशक और आए। ये बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं अगले दो महीने में क्या होता है। बजट आ ही रही है, उम्मीद है कुछ राहत दी जाएगी आम नागरिकों को, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। बढ़िया है। चलिए, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन।